ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2026ನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಂಕ ವಿಭಜನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು LBA ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೂರನೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಅಂಕ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಲೇಖಿಕಾ ಕೋ ಗಿಲಹರಿ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ಪಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ गिलहरी का बच्चा घोंसले से गिर पड़ा था, काकद्वय की 2 चोंचों को 2 घाव होने के कारण निश्चेष्ट सा गमले और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए. मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाई. कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में लेखिका ने एक बूंद पानी भी टपकाई. इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. नेक्स्ट 1, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था. आंसर इज जब लेखिका खाने बैठती तब उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आता था, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से उतरता था. नेक्स्ट 1, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था. इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. इज़ द आंसर. मोटो क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट 5th, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए, स्पष्ट कीजिए. आंसर इज लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू उदास रहता था, अपने प्रिय खाद्य काजू कम खाता था, लेखिका घर आने तक अकेलापन का अनुभव कर रहा था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू ने महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गिल्लू ने महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल इस प्रकार रखता था, तकिए पर सिरहाने बैठता था, उनको पंजों से लेखिका के सिर और बालों को नन्हे हौले हौले से सहलाता रहता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. नेक्स्ट 1, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. लेखिका ने बड़ी कठिनाई से गिलहरी को अपनी थाली के पास बैठना सिखाया, अपनी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना भी सिखाई. नेक्स्ट 1, गिल्लू के ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था. भूख लगने पर चिक चिक ध्वनि करके लेखिका को खाना देने की सूचना देता था. घर से बाहर कूदता रहता, झूलता, झुंड के नेता बनकर दिन पर डाल पर जाकर गिलहरी ठीक 4 बजे घर लौटकर अपने झूले में झूलता था. यह लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. गिल्लू की जीवनावधि 2 वर्षों से अधिक नहीं होती. अंतिम दिनों के अवसर पर उसने दिन भर न कुछ खाया और न बाहर गया. जब उसके पंजे ठंडे हो गए थे तब लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, फिर भी प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. नेक्स्ट 1, गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम भाव, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. महादेवी वर्मा जी सचमुच ममतामय है. उन्होंने घायल गिलहरी को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाकर उसके प्राण बचाए, गिलहरी के प्रिय खाद्य या बिस्कुट खिलाया, थाली के पास बैठकर स्वच्छता से खाना सिखाया, उसे रहने के लिए हल्की डलिया से घर बनाया, घर में पले बिल्ली और कुत्तों से उसकी रक्षा की, उसके पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर
उष्णता दे दी। उसके मरने के बाद सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई। इस प्रकार ಗಿಲ್ಲು के प्रति लेखिका ने अपनी ममता निभाई ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. लास्ट प्रश्न ಈ ಪಾಠದ್ದು लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भाव कैसे प्रकट करता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. लेखिका के प्रति ओके लेखಕಿಯರ ಕುರಿತು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇದೆ. लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता था. अपने प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था. उनके कमरे का दरवाज़ा खोलते देखकर अपने झूले उतरता और किसी को देखकर निराशा से लौट जाता. लेखिका की अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता था. इस प्रकार गिल्लू अपनी भावना प्रकट करता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 2 ಅಂಕದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಅಂಕ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುರೂಪತ ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಹಾಡ ಗಿರಿ ವಾರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾರಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪಾನಿ. ಪವನ ವಾಯು ಸಿಂಧು ಡ್ಯಾಶ್, ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಸಾಗರ. ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ ಆಕಾಶ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಪಾತಾಳ. ನರ್ ಆದ್ಮಿ ಊರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಊರ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ. ಇನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ರಾಮಧಾರಿ ಸಿ ದಿನಕರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನರ್ ಕೆ ಕರೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಬಂದೆ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. नर के करो में वारी विद्युत और भाप बंदे हैं. नेक्स्ट वन, यह मनुज किसका आगार है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. यह मनुज ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आगार है. प्रश्न 3, मनुष्य का श्रेय किसमें है. मनुष्य का श्रेय बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत है. अभिनव मनुष्य कविता में किसका विश्लेषण हुआ है. अभिनव मनुष्य कविता में वैज्ञानिक और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है. नेक्स्ट वन, मानव को किसका ज्ञेय है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. मानव को व्योम से लेकर पाताल तक सब कुछ ज्ञेय है. इन्हें आज की दुनिया कैसी है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. आज की दुनिया विचित्र और नवीन है इज द आंसर. नेक्स्ट वन, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है. सो मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है. इन्हें परमाणु किसे देख कर कामते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. परमाणु मानव के हाथों को देख कर कामते हैं. इन आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है. आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है इज द राइट आंसर. इन नर किन किन को एक समान लांग सकता है. सो द आंसर इज नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांग सकता है. इन आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आज मनुज का यान गगन में जा रहा है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. फर्स्ट इतु प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन इस पंक्ति का आशय ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದರೆ, आज मनुष्य प्रकृति के हर तत्व पर विजय पा चुका है. जैसे पानी, विद्युत, भाप और पवन का ताप मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ್ का सही परिचय ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय है जो स्नेह, भाईचारे की भावना और मानवीय की भावना समझकर एक दूसरे के अंतर को तोड़ देता है. वही विज्ञान, वही ज्ञानी और वही मानव भी है. नेक्स्ट वन, इस कविता के दूसरा शीर्षक कौन सा हो सकता है. क्यों अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस कविता के अनुसार दूसरा शीर्षक आधुनिक मानव हो सकता है क्योंकि समस्त पूर्व भावनाओं को मिटाकर नई अथवा वैज्ञानिक भावनाओं के आधार पर मानव नयापन अपनाया है. ಇನ್ನು ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ್ की भौतिक साधना का वर्णन ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है. यह नदी, पर्वत, सागर को लाग सकता है. इसके यान आकाश में जा रहा है, परमाणु उपयोग भी कर रहा है. इसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. लास्ट प्रश्न, अभिनव मनुष्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. स्नेह, भाईचारा, मानवीयता आदि का महत्व समझाना, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, स्वयं को पहचानना, आपस की दूरी को मिटाना, बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत होना ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.